Hello everyone, welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the constitution. This is both revision as well as complete coverage oriented series. ठीक है, कोई अगर मतलब इनिशियली स्टार्ट भी कर रहे हो इंडियन पॉलिटी तो वो भी इस सीरीज़ के थ्रू काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी इंडियन पॉलिटी की बना सकते हैं. प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल में. तो शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज. इससे पहले हम पिछले कल देखिए डीपीएसपी इसको और आर्टिकल 50, 51 इनको अच्छे से देख लेना है. ठीक है, 51 के तो ये चारों कंपोनेंट्स आपने अच्छे से देख लेना है. पीस एंड सिक्योरिटी है ना, ऑनरेबल रिलेशंस और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस और इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन. ये वाला पॉइंट आपसे वो पूछ सकते हैं. अच्छा सवाल वो यही बनाएगा कि आर्टिकल 51 में इनमें से क्या क्या चीज़ें पॉस्टुलेट की गई है. तो ये एलिमिनेट नहीं कर देना है आपने इनमें से कुछ भी, है ना. आते हैं अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को. बहुत जल्दी से है ना, बहुत शॉर्ट में ये कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे 10-12 मिनट में. देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, आप सभी को मालूम है, राइट. तो क्या हुआ कि जैसे जैसे सोशलिस्ट प्रोग्राम बनता, ठीक है, जैसे जैसे इंडिया की देन गवर्नमेंट अंडर इंदिरा गांधी वो सोशलिस्ट प्रोग्राम धीमे 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 करके ला रहे थे. और फिर ऐसा होता है ना कि यार लूप बन जाता है. जैसे आपको भी अगर कोई कंसिस्टेंटली आप किसी टसल में है और आपका ईगो कोई हर्ट कर रहा है, तो ईगो हर्ट होने की वजह से आप और ज़्यादा रेडिकल होते जाते हैं. लोगों को तो लगता है कि हम इन्हें सुधार रहे हैं, लेकिन आप और ज़्यादा रेडिकल होते जाते हैं. सिमिलर केस है ना, इंदिरा गांधी जी के केस में भी था. 1967 देखिए, गोलकनाथ की जजमेंट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने. उसमें कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकते हैं, उस पार्ट को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं. फिर देखिए, फिर इसी को एनल करने के लिए 24th एंड 25th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लाए गए. फिर कोर्ट ने फिर से 1973 में 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए वो चेंज कि इट कैन नॉट बी, है ना. वो हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी देखा हुआ है कि 25th की इसकी क्या स्टोरी है और इसने 39B और 39C को किस तरीके से इसे, है ना, सुप्रीमेसी देने की कोशिश करी. तो वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, पिछले सेशंस में ऑलरेडी देख चुके हैं. फिर केशवानंदा भारती जजमेंट आई भाई, उस पर भी सरकार पे लिमिटेशन लगा दी गई. फिर क्या होता है कि और उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन है वो भी, है ना, सोवियत के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे. इस वजह से ये चीज़ें मतलब ऑब्जर्व की जाती है कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 years जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी वो धीमे धीमे सोशलिस्ट या फिर सोवियत सोशलिज्म की तरह धीमे धीमे खुद ही खिसकते गए. इस वजह से भी कि बाहर से इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की या थोपने की कोशिश की गई, तो ईगो प्रॉब्लम वॉज देयर. ठीक है, बाकी फिर पीएन अक्सर वगैरह उनका जो अलग से अपना सिंडिकेट था. कांग्रेस के अंदर तो सिंडिकेट था ही, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी एक अलग से सिंडिकेट था. तो वो सिंडिकेट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, है ना, बार बार मतलब इस तरीके के चीज़ें नॉर्मली सजेस्ट की जाती रही. अब देखिए, सोवियत यूनियन से एक चीज़ को लेकर के, ठीक है, एक चीज़ को लेकर के इंदिरा गांधी जी उस टाइम काफ़ी इंस्पायर्ड थी. वो ये कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया ऑलरेडी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, एनश्राइंड था. और ये काफ़ी अच्छा आइडिया भी है. क्यों? क्योंकि इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्टेट फुल ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, अगर आपको चाहिए कि उसको कोई चैलेंज ना करे, उस टाइम चैलेंज हो भी रही थी. ठीक है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें थी. रेड कॉरिडोर में आपका मूवमेंट चल रहा था, है ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था. नॉर्थ ईस्ट में हमारे इतने सारे कन्फ्रंटेशन हो रहे थे. और फिर उस टाइम पे इमरजेंसी भी लगाई गई. तो इमरजेंसी का कुछ तो एक तरीके से साबित करना था, रेलेवेंस साबित करनी थी. तो रेलेवेंस, स्टैट्यूटरी रेलेवेंस साबित करने के लिए आप पाएंगे कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में भाई लैंडमार्क चेंजेस कर दिए गए. लगभग आधा आपका, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लगभग आधा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया गया. वो भी नॉर्मली यही सिटीजन्स को दिखाने के लिए कि ये वो चीज़ें थी जो कि देश की प्रोग्रेस रोक रही थी. अब जब है हमने स्टैट्यूटरीली सब ठीक कर दिया है, अब हम इमरजेंसी को, है ना, वी आर गोइंग टू टेक ऑल दोज डिक्लेरेशंस बैक. तो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती है सरकार को नॉर्मली, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसके बाद हम जीतने वाले तो नहीं है इतना जाति करने के बाद. लेकिन वो सब चीज़ें उस टाइम पे कर दी गई, खास तौर पे. दूसरी बात देखिए,
ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आपने लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ रखा होगा कि अभी अभी अगर आप हाँ सर्च भी करेंगे कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, इंटरनेट में, इंटरनेट इज़ फुल ऑफ फॉल्स लिटरेचर मोटिवेटेड बाय लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट दैट फंडामेंटल दैट स्वर्ण सिंह कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नो, फंडामेंटल ड्यूटीज का रिकमेंडेशन वाज वन ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कि वो पूरा जो टेक्स्ट था, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी का। इंपॉर्टेंट बात यह है, स्वर्ण सिंह कमेटी कोई सरकारी कमेटी नहीं थी, इट वॉज ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंटली अगर वो आपसे इनके फंक्शनिंग पे भी अगर, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के सवाल आपसे पूछ रही होती है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट वो दे देगी कि द पर्पज ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी वॉज टू एक्सक्लूसिवली रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज, नो। अगर वो बोले वन ऑफ द पर्पज वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अगर ये भी बोल दे कि पर्पज वॉज टू रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज, वो भी ठीक है। अगर बोले एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल ड्यूटीज, नो, क्योंकि जो एक्चुअल पर्पस था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस लाए जाएं, है ना। तो उन्होंने जो चीजें रिकमेंड करी वही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लार्जली लाई गई चेंजेस। तो इट वॉज द मेन पर्पज वॉज टू रिकमेंड न्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वही रिकमेंडेशन बाद में बनी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समझ गए इस बात को। दूसरा, इट वॉज नॉट ए गवर्नमेंट, है ना, अगर बोले कि इट वॉज कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, नो, इट वॉज नॉट ए गवर्नमेंट कमेटी, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कांग्रेस पार्टी। फिर अगर वो फंक्शनिंग पे आपसे पूछे कि भैया कांग्रेस इसने ना, इसका जो कमेटी है, कमेटी ने बहुत वाइड डिस्कशंस किए अपनी इन चीज़ों को रिकमेंड करने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशंस किए, है ना, स्टेट की बार काउंसिल्स के साथ डिस्कशन करी, देन स्टेट की कांग्रेस पार्टीज के साथ, है ना, उनके पीसीसी चेयरमैन के साथ, उस टाइम के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स के साथ, सबके साथ डिस्कशन करके ये पूरा जो है नॉर्मली कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डिस्कशन इसमें थी। तो अगर बोले कि सारे स्टेट्स की रिकमेंडेशन इसमें ली गई थी, तो नो, है ना, सारे स्टेट्स नहीं, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की अपनी कमेटी थी, तो उनके अंदर ही इन्होंने जो फ्रेम किया वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आ गया। उन सारी रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन थी ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाए। कहाँ से इंस्पायर्ड है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो इन्होंने ऐड करने को बोला, वो बोला कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाए, हमने ऐड करी 10। इनकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो इन्होंने रिकमेंड करी थी, क्या वो सारी, है ना, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई? नो, नॉट ऑल, सारी नहीं ऐड की गई। कुछ एक जो इनके प्रोविजन थे वो ऐड नहीं किए गए। फॉर एग्जांपल, ड्यूटी टू पे टैक्स, टैक्स वाली ड्यूटी, ठीक है, ये ऐड नहीं करी। फॉर एग्जांपल, दूसरा इनका एक प्रोविजन इन्होंने, ठीक है, ये भी रिकमेंड किया था कि इन्हें लीगली एनफोर्सेबल बनाया जाए, जस्टिशिएबल बनाया जाए। ये इनका रिकमेंडेशन था कि इनको लीगली एनफोर्सेबल या जस्टिशिएबल बनाया जाए, है ना, और पार्लियामेंट के पास पावर हो टू एनफोर्स पेनल्टीज, है ना, पेनल्टीज लगाई जाए अगर कोई भी, हाँ ठीक है, पेनल्टी यार, पेनल्टी, ठीक है, अगर कोई भी सिटीजन इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है, अपनी अपनी ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी, ये रिकमेंडेशन भी एक्सेप्ट नहीं की गई। तीसरी इनकी एक डेंजरस रिकमेंडेशन ये थी कि अगर कोई भी लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने टू एनफोर्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसको कोर्ट में चैलेंज ही ना करवाया जाए। कसम की बात है, इन्होंने, है ना, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इतनी सारी चेंज, है ना, इतने सारी चीज़ें रिकमेंड करी अनचैलेंजेबल बनाने के लिए। कोई भी पार्लियामेंट्री एक्ट हो उसको अनचैलेंजेबल बनाने की बड़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी। एक ये दी थी, एक रिकमेंडेशन 368 में भी दी गई थी कि भैया 368 के तहत अगर आप कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उन अमेंडमेंट को है ना, उन अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज भी ना किया जाए, है ना, वो नॉन चैलेंजेबल बनने चाहिए। ये तक क्लॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसे रेक्टिफाई कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में मिनर्वा मिल्स केस में इस तरीके के चेंजेस को फिर, है ना, वो डिक्लेयर किया कि नो, सच चेंजेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब कहानी थी अपने, है ना, अपने स्वर्ण सिंह कमेटी की। पर्पज क्या था? टू
रिकमेंड लार्जर चेंजेस इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, अब आते हैं चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट जस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए, अब आते हैं मेन पर्पज में, फंडामेंटल ड्यूटीज को स्टडी करना। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एक तो टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी से बन सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है कहाँ मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर वो आपसे पूछे कि ये फ्रेज कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, तो भाई ये फ्रेज ना सिर्फ आपको प्रियम्बल में मिल रहा है, एग्जैक्टली ये फ्रेज आपको आर्टिकल 38 में भी मिल रहा है। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, पिछले कल वाले सेशन में देखिए। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप तो लगाएंगे सिर्फ प्रियम्बल, बट नो, आर्टिकल 38 में भी ऐसा है ना प्रोविजन है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी है कि प्रियम्बल में कुछ की फ्रेजेज मैं खुद आपको बताऊंगा, ये पूरा रटना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सभी को पता होता है कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाई है ना, हाँ, क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़, सभी को ये पता है ना, और क्या क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। बट कुछ की फ्रेजेज है जहाँ से वो सवाल बना सकता है, उन की फ्रेजेज को मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में। ये अब इसके आगे की चीज़ रखेंगे। पहली बात ध्यान में रखनी है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ सिटीजन्स पे, ये एप्लीकेबल है सिर्फ सिटीजन से। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। मतलब ये अगर वो बोलेगी फंडामेंटल ड्यूटीज नीड टू बी अध्यर्ड बाय द कंपनीज और कॉर्पोरेशन एज वेल, नो। नीड टू बी अध्यर्ड बाय द फॉरेनर्स एज वेल, नो। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। और सिटीजन होते हैं सिर्फ आदमी, कुत्ते सिटीजन नहीं होते हैं, आपकी कंपनी सिटीजन नहीं होती है, एनजीओ सिटीजन नहीं होता है, तो उनके लिए ये नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनजीओज के लिए भी हैं, वो कॉर्पोरेशंस के लिए भी है। कुछ एक फंडामेंटल राइट्स, दोज विच आर नॉट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजन्स, विच आर अवेलेबल टू लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, comprises not just of citizens but also of non-citizens, which includes any foreign person, any foreign individual, है ना, any animal, है ना, any company, any corporation। तो फंडामेंटल राइट्स भाई उनके भी हैं। एनी एसोसिएशन, फंडामेंटल राइट एसोसिएशन लेवल के भी होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये सिर्फ सिटीजन्स के है। समझ गए बात को? तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो आपसे पूछे कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है ये सिर्फ सिटीजन्स की है, पर इनकी क्या कोई लीगल वैल्यू है ना, कोई लीगल वैल्यू इनकी है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज नंबर 1। दूसरी बात ध्यान में रखना है, हमने देखा कल कि आर्टिकल 37 में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया गया है कि डीपीएसपीज शैल बी नॉन एनफोर्सिबल इन कोर्ट। दैट मीन्स डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल एंड दे आर डिक्लेयर्ड एज नॉन जस्टिशिएबल बाय कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बट देयर इज नो एक्सप्लिसिट, ये ध्यान में रखना है, देयर इज नो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग जस्टिशिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? तो ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और दूसरी बात कि ये इसके फंडामेंटल ड्यूटीज के एनफोर्समेंट के लिए कोई भी प्रोविजन भी नहीं दिया गया है कि इनको एनफोर्स कैसे किया जाए। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट दैट। दैट मीन्स क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है उस पर, तो इस साइलेंस का फायदा उठा करके पार्लियामेंट के पास हर राइट है कि वो अलग से एक लॉ पास करके, कानून बना करके पार्लियामेंट इनमें से किसी भी ड्यूटी को एनफोर्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, इन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए देयर इज अ लॉ, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, है ना। फ्लैग के लिए, नेशनल फ्लैग के रिस्पेक्ट के लिए अलग से देयर इज अ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन सब चीज़ों के लिए कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये फ्रेज उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया था, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि ये फ्रेजेज आपने याद रखने हैं। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये अगर आपको पूछा जाए, अगर बोले कि टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना, अगर वो इस तरीके से पूछे तो ये वाला फ्रेज आपको बहुत जगह मिलेगा। इवन है ना, इवन जो आपके ओथ एंड अफर्मेशंस होती है, चाहे वो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट हो, किसी भी ऑफिस के हो, उसमें भी ये फ्रेज आपको देखने को मिलेगा। अपहोल्ड वाला फ्रेज तो टू अपहोल्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो हर जगह आपको मिलेगा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फ्रेज आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मिल रहा है। अगर पूछे कि ये फ्रेज कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। समझ गए? अब इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास लॉज हैं। NIA एक्ट हुआ, है ना, आपका UAPA हुआ, ठीक है, आपका ठीक है, इस तरीके के जो बाकी एक्ट्स हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह हो गया, बाकी हम जो चीज़ें पढ़े हुए हैं, मीसा वीसा वगैरह जो उस टाइम पे लाए गए थे, पोटा एक्ट एट्सेट्रा।
तो इन दैट मीन्स कि पार्लियामेंट इनको एनफोर्स कराने के लिए अलग से लॉ बना सकती है ना। हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए अलग से लॉ बना सकती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस तरीके की चीज़ों को है ना इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए। देन इम्पोर्टेंटली फॉर एग्जांपल ये रिवर लाइफ है ना, वाइल्ड लाइफ, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन करने देने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे क्लॉजेज लाए जा सकते हैं ना, इस तरीके के लॉज लाए जा सकते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट बाय डिफॉल्ट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट बाय डिफॉल्ट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू अ पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट और पार्लियामेंट्री लॉ। समझ गए? अगर वो ये भी पूछे एनफोर्सेबिलिटी पे, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ में क्या एनफोर्सेबल है? नो। आर दे जस्टिशिएबल? नो। बट आर दे एनफोर्सेबल बाय लॉ? यस, बाय लॉ, है ना। समझ रहे हो? तो ये बातें थोड़ी ध्यान में इसकी रखनी है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। हाँ, अगली बात कि व्हाट डज कोर्ट है ना से अबाउट द लीगल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आप मेंस में भी, ठीक है, अगर इस पर सवाल आ जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें गांधी को अच्छा से कोट कर सकते हैं मेंस पे, क्योंकि गांधी के अकॉर्डिंग राइट्स आर, है ना, राइट्स आर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर द पार्ट ऑफ द ड्यूटी इटसेल्फ, है ना। उनके अकॉर्डिंग राइट्स जो है ड्यूटीज़ का हिस्सा ही है, इंडिविजुअल, है ना, ठीक वैसे जैसे एक बच्चा मदर की वूम्ब में होता है। तो इस तरीके के जो फ्रेजेज है आप इसमें डाल सकते हैं। गांधी गिव्स मोर प्रायोरिटी टू ड्यूटीज टू धर्मा वॉज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। तो ड्यूटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू द राइट्स। अब अगर वो आपसे ये भी पूछे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें ओवरलैप कर रही है, सवाल वो कुछ ऐसे पूछेंगे कि इनमें से कौन कौन चीज़ें ओवरलैप कर रही है, या एक चीज़ वो दे देंगे कि है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ ए नेचुरल एनवायरनमेंट, द स्पिरिट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या ये आपको फंडामेंटल राइट्स में मिलेंगे? यस, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है, एमसी मेहता केस। फिर हम आगे जाएंगे, डीपीएसपी में मिल रहा है क्या ये? यस, कल ही हमने पढ़े आर्टिकल 47 या 48 समथिंग में देयर इज, है ना, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग दिस, और वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था, कल हम यही देखे। और डीपीएसपी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, तो ये स्पिरिट इन जगह भी मिल रही है। सिमिलरली कोर्ट ने क्या बताया है कि इनकी लीगल वैल्यू के बारे में। सो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट केसेस। एक हुआ था, है ना, एम्स केस, ठीक है। एम्स केस जो है, एम्स स्टूडेंट यूनियन केस, है ना, स्टूडेंट यूनियन केस, तो ये 2001 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दे डू हैव अ लीगल वैल्यू, और हम लॉज को फंडामेंटल ड्यूटी के रिस्पेक्ट में इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल ड्यूटी को एनफोर्स करने के लिए बनाया गया है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिक्लेयर करने के लिए वी कैन कंसिडर फंडामेंटल ड्यूटी वाला पार्ट एज वेल। समझ रहे हो? दूसरी बात, है ना, तो ऐसा नहीं है कि इनकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, कि इनको बस एक डेड लेटर बनाया गया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, सिमिलरली 2003 में एक केस आया था, रंगनाथ मिश्रा केस, है ना, रंगनाथ, ये आपके, है ना, रंगनाथ मिश्रा केस, ये नेशनल हार्मनी से रिलेटेड, नेशनल, अगर आपको यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें लिखनी हो कि कैसे बनाया जाए, हाँ, इन्होंने एक नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करने का भी उन्होंने, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया था। तो है ना, कि कम्युनलिज्म वगैरह को, नेशनल डिसइंटीग्रेशन वगैरह को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसमें भी रंगनाथ मिश्रा कमेटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, उसमें इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो इनका एक केस भी था 2003 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पीछे एक्सप्लिसिट लीगल सेंक्शन ना हो, बट दे कैरी अ सोशल सेंक्शन, ठीक है। और स्पेशली फिर जो वर्मा कमेटी थी, वर्मा कमेटी जो कि असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखने के लिए बनाई गई थी, और इस चीज़ को देखने के लिए भी बनाई गई थी कि क्या इनको एनफोर्स किया जाए या नहीं। तो वर्मा कमेटी ने भी ये बात रिकमेंड करी कि आपको अलग से लॉ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए अलग से लॉज हैं भी, और जो ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए लॉज अवेलेबल नहीं है, वो ड्यूटीज़ ऑलरेडी हमारे सोशल और कल्चरल एथोस का ऑलरेडी पार्ट है। तो दे डोंट नीड टू बी एनफोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड। इंडिविजुअल्स और सिटीजन के बीच इनर
कॉल ऑफ कंसाइंस ऑलरेडी है कि इन सारी ड्यूटीज़ को वो फॉलो करें। अब वो ड्यूटी क्या है, वो यही कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करिए, है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कीजिए, बेसिकली नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए। नोबल आइडियल्स जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को, ठीक है, हमारे, हाँ ठीक है, इंस्पायर किया है, उन सारे नोबल आइडियल्स को आप फॉलो कीजिए, चेरिश कीजिए, ये ज़रूरी है। ये फ्रेज़ वो यहाँ से सवाल देखिए, वो प्रीलिम्स में यही पूछेगा कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फ्रेज़ कहाँ पे है, ये ध्यान में रखना है, ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। देन रेंडर नेशनल सर्विस, पता है आपको सभी को, मैं इसमें क्या बताऊँ, ये आपको देखिए पढ़ने ही पड़ेंगे और रटने ही पड़ेंगे कि जब भी ज़रूरत हो नेशनल सर्विस आप खुद दें, है ना। ऐसे ही हमने देखा था कि अगर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे कि मैंडेटरी नेशनल सर्विस आपसे वो मांगे, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फोर्स्ड लेबर अंडर अंडर आर्टिकल 23, समझ रहे हो। तो ये भी चीज़ें जो है थोड़ा ध्यान में रखनी है, वो बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत नहीं आएगा। तो है ना, इसमें भी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड या फिर, है ना, ऐसे नेशनल सर्विस से रिलेटेड आपको कहाँ कहाँ प्रोविज़न मिलेंगे। तो वो नेशनल सर्विस से रिलेटेड यहाँ भी है, 23 में भी वो प्रोविज़न है, क्योंकि सिमिलर टेक्स्ट आपको वहाँ मिलेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ ऊपर, कोई अगर भूल गया हो, अरे एक तो इतना पीछे कौन जाए, देखिए ये पूरा संविधान है, एग्जैक्ट टेक्स्ट है ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंपलसरी सर्विस जो है, कंपलसरी नेशनल सर्विस, इसके बारे में, है ना, कंपलसरी पब्लिक सर्विस, ये सारे प्रोविज़न आपको इधर भी मिलेंगे उधर भी मिलेंगे, तो वो आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिल ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब चीज़ें यार कि साइंटिफिक टेम्पर वगैरह ये डेवलप करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करो, एक्सीलेंस लेने की कोशिश कीजिए, जो कि आप सभी, हम सभी ले भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। फिर देखिए एक बात है कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो आर्टिकल 21A है, उसमें एक है ना, इसे क्या 3 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट किए गए। आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट किया गया, क्या अमेंडमेंट किया गया कि भैया जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको राइट टू कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। फिर हमने डीपीएसपी में भी एक अमेंडमेंट देखा, क्या अमेंडमेंट देखा भैया, उसमें एक्सप्लिसिटली एक बात आर्टिकल 40 है ना, ये 45 में ये बात ऐड करी गई कि जो 1 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए आप जो है ना, एक बात ये भी ऐड करी गई कि 6 से 14 का तो इन्होंने कर दिया कंपलसरी एजुकेशन का, पर वो बच्चे जो 6 साल तक के हैं उनका क्या किया जाए, तो उनके लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर का प्रोविज़न स्टेट करे, ये डीपीएसपी में बात ऐड करी। अब एक बात यहाँ ऐड करी कि भैया जो भी बाप है, मतलब अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, है ना, तो उनके लिए जो राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों को, उनको आप पढ़ाइए, इंश्योर कीजिए, तो ये ड्यूटी ऑफ गार्जियंस है। बाकी आपको फंडामेंटल ड्यूटी पे आई डोंट थिंक कि इसके ज़्यादा कुछ, है ना, बियॉन्ड जाने की कुछ ज़रूरत है। दैट्स इट, आज का सेशन यहीं क्लोज होता है। यू कैन सब्सक्राइब, आई मीन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डेली यू कैन ज्वाइन दिस सेशंस। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली इस पे सेशन जाएँ, और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि ये कंप्लीट कब होगा, तो देखिए आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इसके बाद जैसे मान लो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं देखेंगे, साइमल्टेनियसली एक तरफ हम गवर्नर भी देखेंगे, क्योंकि सिमिलर प्रोविजंस है। तो ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोर्ट्स वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, आपके जो पंचायती राज वाला पार्ट है उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ आई कैन से कि ठीक है, इवन, है ना, बिफोर दिस प्रीलिम्स जो मेजर आपका पॉलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जाना चाहिए, है ना, वो वाला पॉलिटी पार्ट, हाँ, इसमें आप, हाँ, पूरा कवर ऑलरेडी कर सकते हैं। आप 2x की स्पीड से उतने में रिवीजन करते रहिए, बजाय इसके कि ये देखें कि नेक्स्ट सेशन कब आएगा, 2x की स्पीड में पीछे से रिवीजन करते रहिए आप। और क्वेश्चन वो यहीं से पूछ रहे हैं, यहीं से, इतने भी अगर जो ये 7-8 सेशन अभी तक अपलोड हुए हैं, है ना, इतने भी इन्हीं सेशन से कम 6-7 क्वेश्चन आपके बनते हैं, इतने ही, इसी पार्ट से मेन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी तक के पार्ट से। आगे से तो क्वेश्चन उतने बना भी नहीं रहा है, 3-4 क्वेश्चन बनाता है रेस्ट ऑफ द पॉलिटी से, वो 6-7 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, समझ रहे हो, यहाँ तक के क्वेश्चन से। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।